हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड इन गुड हेल्थ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस, जो कि है नुराली बाबुल ठाणेवाला वर्सेस KMM शेट्टी। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, हमारा जो ये एंटायर सिलेबस है, यानी कि जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो केसेस प्रिस्क्राइब्ड है, उसमें से ये जो केस है ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड आई थिंक सो कि इंटरनेट पे भी इस पे कोई वीडियो नहीं बनी गई है अब तक। तो आज की ये जो रिक्वेस्ट आई है फॉर दिस पर्टिकुलर केस, ये आई है डॉक्टर फैजान इनकी तरफ से और रुशाली गायकवाड़। इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, कमेंट भी किया था कमेंट सेक्शन में, और इंस्टा पे भी मुझे डॉक्टर फैजान का मैसेज आया था। आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दिस कि मैं जल्दी नहीं कर पाई। इट वाज बिकॉज कि जो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी है नासिक का, तो उनकी मतलब हमारे कॉलेज की तरफ से मुझे वहां पे भेजा गया था। एंड उनके कुछ कैंपेनिंग थे फॉर लीगल अवेयरनेस, सो अंडर विच वी हैड टू विजिट रूरल एरियाज, जो विलेजेस है वहाँ की, जो ग्राम पंचायत वगैरह है, वहाँ पे जाके लोगों को लोक अदालत, देन फ्री लीगल एड सर्विसेज, इनके बारे में उन्हें अवेयर करवाना था। तो ये सारे मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो उस वजह से हो नहीं पाया। एंड अगेन आई एम वर्किंग ऑल्सो, आई वर्क एज अ होम ट्यूटर as well as I work at a coaching center named Persistent Forum in Nasik. एंड कॉलेज के लेक्चर्स भी है, सुबह 8 बजे से 12:30 तक लेक्चर चलते हैं, उसके बाद में क्लासेस दिस एंड दैट, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो गया था। सो हियर आई एम विद दिस केस वीडियो। ये वीडियो जो है सबसे मतलब कॉम्प्लिकेटेड जो है, मतलब ये केस जो है बेसिकली सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, और इसीलिए ये जो वीडियो है थोड़ा लेंदी रहेगा एज कम्पेयर टू दी अदर केसेस। इफ यू आर वाचिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केसेस है, उनका मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो डू चेक दैट ऑल्सो। यस, सो लेट्स बिगिन विद दिस केस। तो फ्रेंड्स, ये है आज की हमारी केस, नुराली बाबुल ठाणेवाला वर्सेस KMM शेट्टी, AIR 1990 SC 464। तो आइए हम इस केस के फैक्ट्स समझ लेते हैं। फैक्ट समझने में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब नुराली बाबुल, जो कि हमारे केस के नाम में भी उनका नाम जो है मेंशन है, क्योंकि वो यहाँ पर पेटिशनर है इस पर्टिकुलर केस में। तो नुराली बाबुल जो थे, उनकी एक प्रॉपर्टी थी ठाणे में, जाम्बली नाका करके एक एरिया है, वहां पर इनकी एक प्रॉपर्टी थी, एक बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के 3 फ्लोर थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। तो ये बिल्डिंग जो है, यहाँ पर रामकृष्ण हिंदू होटल नाम से एक बिजनेस चलता था। भी किसका बिजनेस चलता था? KMM शेट्टी। कौन थे KMM शेट्टी? KMM शेट्टी नुराली बाबुल के टेनेंट थे। मतलब नुराली बाबुल जो है, इन्होंने KMM शेट्टी को ये जो बिल्डिंग है, ये इनके बिजनेस के लिए, होटल बिजनेस के लिए जो है टेनेंसी पे दे रखी थी। नाउ हुआ ये कि KMM शेट्टी ने कुछ और लोगों को भी यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है वो सबलेट कर दी। ओके, तो उन्होंने और भी लोगों को ये बिल्डिंग दे, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो दे रखी। मतलब जैसे KMM शेट्टी ये इनके टेनेंट है, बट KMM शेट्टी ने और भी दूसरे लोगों को भी ये जो बिल्डिंग है वो रेंट पे दे दी, मतलब उनसे भी वो रेंट ले रहे थे। तो नुराली बाबुल जो है, उन्हें अपनी जो प्रॉपर्टी है वो वेकेंट करके वापस चाहिए थी। तो इसलिए नुराली बाबुल ने क्या किया, उन्होंने एक सिविल सूट फाइल किया इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन, और जिसका सिविल सूट हमें यहाँ पे दे रखा है 213 ऑफ 1970 फॉर एविक्शन। तो उन्होंने सिविल सूट फाइल किया किस लिए? फॉर एविक्शन। एविक्शन का मतलब होता है मतलब खाली करवाना बेसिकली कोई जगह। ओके, तो एविक्शन के लिए उन्होंने सूट फाइल किया कि उनको जो अपनी ये प्रॉपर्टी है, ये जो जाम्बली नाका ठाणे में ये प्रॉपर्टी है उनकी, ये जो बिल्डिंग है, उन्हें खाली करके चाहिए। तो वो सूट में मतलब किस किस के खिलाफ था, वो किस किस के नाम थे वहां पर? KMM शेट्टी, PA डांगे, VA डांगे, हरिभाऊ शिवाले, गिरियन्ना शेट्टी, इन 5 लोगों के नाम उस सिविल सूट में मेंशन किए थे। आगे चल गए, इन दोनों का ज्यादा कुछ रोल है नहीं इस पर्टिकुलर केस में। मेजर रोल इज ऑफ KMM शेट्टी, और कुछ हद तक PA डांगे, VA डांगे, इनके रेफरेंसेस आएंगे, तो इनका कुछ ज्यादा रोल है नहीं। अब जब सूट फाइल हुआ, तब दैट सूट वाज डिक्रीड बाय द ट्रायल कोर्ट। तो ट्रायल कोर्ट ने वो सूट जो है वो डिक्री कर दिया, मतलब डिक्री वाज पास फॉर एविक्शन। तो कोर्ट ने जो है एविक्शन डिक्री जो है वो पास कर दी। अब KMM शेट्टी जो थे, मतलब जो टेनेंट थे नुराली बाबुल के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपील की, अपील अगेंस्ट द डिक्री बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर दिया उस डिक्री के खिलाफ, बट उनकी जो अपील थी वो डिसमिस हो गई। तो आगे उन्होंने रिट पिटिशन फाइल किया इन द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल किया, जिसका नंबर हमें दे रखा है 354 ऑफ 1975। तो क्या हुआ उस रिट पिटिशन का, वो भी डिसमिस कर दी कोर्ट ने। तो फिर उन्होंने एक सिविल अपील फाइल किया, जिसका नंबर था 2628 ऑफ 1980। तो वो भी डिसमिस कर दिया कोर्ट ने 18 अगस्त 1987 को। बट यहाँ पर क्या हुआ, जो KMM शेट्टी है, उन्होंने ही प्रेड फॉर स्टे ऑफ डिस्पोजिशन। तो उसने कोर्ट के सामने प्रे किया, ही रिक्वेस्टेड द कोर्ट फॉर स्टे ऑफ डिस्पोजिशन, मतलब वो स्टे लाए, मतलब वो जो डिक्री है, मतलब डिस्पोजिशन क्या बेसिकली, कि वहां से उन्हें हटाया ना जाए। ओके, तो कुछ उन्हें टाइम जो है वो वहां पर रहने दिया जाए। तो कोर्ट जो है, कोर्ट अलाउड टू कंटिन्यू इन पोजीशन एंड कैरी ऑन द बिजनेस टिल 31 मार्च 1989। अब कोर्ट ने क्या किया, उनकी ये जो रिक्वेस्ट थी वो मंजूर कर दी। तो कोर्ट ने उन्हें अलाउ कर दिया, कब तक? उनका जो बिजनेस है वो 31 मार्च 1989 तक कैरी करने के लिए। अब देखिए कब हुआ ये, 1987 में, 18 अगस्त 1987, मतलब
1989 तक उन्हें जो है वो परमिट कर दिया गया। तो लगभग लाइक अराउंड 2 years वी कैन से, नॉट 2 years कंप्लीटली, बट इस पर्टिकुलर टाइम स्पैन तक, इस डेट तक उन्हें अलाउ कर दिया। बट कोर्ट ने कंडीशन रखी। क्या कंडीशन थी कोर्ट की? नंबर 1, ऑल द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द प्रेमाइसेस विल फाइल एन अंडरटेकिंग विद इन 8 weeks एंड विल वेकेंट पोजीशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। तो कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी सारे ऑक्यूपेंट्स हैं ना उस प्रीमाइसेस के, मतलब उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के, उस बिल्डिंग के, वहां पे जो कोई भी रह रहे हैं, भले वो आपके एम्प्लॉय हो या कोई भी हो, उन्हें भी अंडरटेकिंग देना पड़ेगा 8 weeks के अंदर। क्या अंडरटेकिंग देना है उनको? कि वो जो है इस डेट तक, इस डेट के बाद मतलब वो वहां पर नहीं रहेंगे, इस डेट को जो है वो खाली कर देंगे उस प्रॉपर्टी को। और नंबर 2, और एक वहां पे कंडीशन कोर्ट ने ये रखा कि डिपॉजिट मीन प्रॉफिट्स, देखिए MESNE है ये, लेकिन इसे पढ़ा जाता है मीन, इसे मैसने नहीं पढ़ेंगे हम, इसे मीन प्रॉफिट्स बोला जाता है। तो डिपॉजिट मीन प्रॉफिट्स अंटिल द पोजीशन इज डिलीवर्ड। तो मीन प्रॉफिट्स क्या होते हैं? मतलब मीन प्रॉफिट्स एक ऐसी अमाउंट होती है कि जो आप किसी प्रॉपर्टी से, मतलब उससे आप बेनिफिट ले रहे हो ऐसी प्रॉपर्टी से कि जो आपके पोजीशन में है लेकिन वो आपकी है नहीं। अब यहाँ पे देखिए KMM शेट्टी जो है, मतलब उसकी वो प्रॉपर्टी नहीं, और कोर्ट ने डायरेक्शन भी दे रखा है कि मतलब डिक्री भी पास हुई कि आप उसे एविक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी आपने की नहीं है, तो आप उसके राइटफुल ओनर नहीं है। मतलब जो राइटफुल ओनर होता है प्रॉपर्टी का, आप उसे कुछ अमाउंट देते हो क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो आपके पोजीशन में है, उसे कहते हैं मीन प्रॉफिट्स। तो कोर्ट ने ये कहा कि आप जो है मीन प्रॉफिट्स डिपॉजिट करेंगे जब तक आप उस बिल्डिंग का पोजीशन जो है वो नुराली बाबुल को डिलीवर नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पर KMM शेट्टी जो है वो मान जाते हैं। ऑब्वियसली उनके पास कोई दूसरा चारा तो है नहीं, तो उन्होंने एक अंडरटेकिंग फाइल किया 5 अक्टूबर 1987 में। उन्होंने एक खुद तो अंडरटेकिंग फाइल किया ही, साथ में क्योंकि कोर्ट ने क्या बोला था, बाकी भी जो लोग हैं पोजीशन में उनको भी सिमिलर अंडरटेकिंग देना है, तो बाकी 17 लोगों की एक लिस्ट दी KMM शेट्टी ने जो उसके पास एम्प्लॉयड थे, और उनका भी अंडरटेकिंग जो है वो वहां पर सबमिट कर दिया गया। अब यहां तक तो सब ठीक था, बट आगे क्या हुआ? अब यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर आ जाता है यहाँ पे, रघुराम ए शेट्टी। इसका नाम हमने पीछे भी नहीं पढ़ा है, ये अभी यहाँ पे एक न्यू एंट्री हुई है। अब ये आके 1989 में एक सिविल सूट नंबर 306 ऑफ 1989 इन द ठाणे सिविल कोड ये फाइल करते हैं, सिविल सूट। तो 1989 में अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इनको जो पोजीशन है वो भी 31 मार्च 1989, 31 मार्च 1989 को देना है। और 1989 में जब मतलब पोजीशन का समय आ गया है, तब वहां पे एक सिविल सूट फाइल होता है रघुराम ए शेट्टी नाम के इंसान के द्वारा। अब क्या है उस सिविल सूट में? नाउ दैट सिविल सूट इज फॉर अ डिक्लेरेशन दैट द डिक्री ऑफ एविक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हिम। अब ये आके बोलते हैं कि जो डिक्री ऑफ एविक्शन है वो उनके खिलाफ एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकती। बट ये है कौन एग्जैक्टली? ये क्यों ऐसे बोल रहे कि ये डिक्री ऑफ एविक्शन इनके खिलाफ नहीं हो सकती? क्योंकि इनका तो हमने नाम भी पहले नहीं देखा है, तो ये हम जानेंगे आगे कि ये थे कौन एग्जैक्टली। तो उसके पहले हम देखते हैं कि इन्होंने सिविल सूट में और क्या फाइल किया था। ही हैड फाइल्ड फॉर परमानेंट इंजंक्शन अगेंस्ट द पिटिशनर हियरिन। तो पिटिशनर के खिलाफ भी परमानेंट इंजंक्शन की इन्होंने यहाँ पे बात की है। अभी जब ये सिविल सूट उन्होंने फाइल कर रखा है, जब ये सूट पेंडिंग है, उसी दरमियान उन्होंने एक और एप्लीकेशन भी फाइल किया है अंडर ऑर्डर 39 रूल्स 1 and 2 रेड विद सेक्शन 151 ऑफ CPC। ये 151 ऑफ CPC जो है सबसे ज्यादा यूज किया गया जाने वाला सेक्शन है सिविल सूट्स में। तो क्या है विद सेक्शन 151 ऑफ CPC फॉर अ टेम्पररी इंजंक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग द डिक्री फॉर एविक्शन। तो 151 ऑफ CPC जो सेक्शन है, इसमें कोर्ट, मतलब कोर्ट को ऐसे पावर्स है कि वो दे कैन टेक सच डिसीजन टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो ऐसा इन्होंने एक एप्लीकेशन भी फाइल किया है फॉर टेम्पररी इंजंक्शन। तो द थर्ड जॉइंट सिविल जज ग्रांटेड अ टेम्पररी इंजंक्शन अगेंस्ट द डिक्री ऑफ एविक्शन। तो कोर्ट ने यहाँ पे देखिए टेम्पररी इंजंक्शन जो है वो ग्रांट कर दिया है अगेंस्ट द डिक्री ऑफ एविक्शन। मतलब जो एविक्शन की डिक्री है वो इनके खिलाफ टेम्पररी इंजंक्शन है, इट्स नॉट अ परमानेंट, मतलब कुछ टाइम के लिए इनको रिलीफ मिल गया है। नाउ यहाँ पर फिर क्या होता है, जो हमारे नुराली बाबुल यानी कि जो ओनर है प्रॉपर्टी के, ही इज द राइटफुल ओनर, लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये क्या करते हैं, अभी नुराली बाबुल जो है वो कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करते हैं। किसके खिलाफ? KMM शेट्टी, मतलब जो उनके ओरिजिनल टेनेंट है, और सेकंड रघुराम ए शेट्टी। बट ये रघुराम शेट्टी है कौन? ये क्यों ऐसी बात कर रही है, कैसे पिक्चर में आए, ये अब तक हमें नहीं पता, ये मैं आपको आगे बता रही हूँ। तब जो रघुराम शेट्टी है ना, ये रघुराम शेट्टी ये क्या करते हैं, एक रिप्लाई स्टेटमेंट फाइल करते हैं। तो क्या है उनके रिप्लाई स्टेटमेंट में, हमें उससे पता चल जाएगा कि रघुराम शेट्टी एक्चुअली है कौन। तो हमने देखिए यहाँ पर ये 5 लोग जो शुरू में मैंने आपको बताए थे, इनके खिलाफ मतलब जो सिविल सूट है जो फाइल किया था फॉर एविक्शन, किसने? नुराली बाबुल ने। तो अब ये 5 लोग हैं जिसमें से इनका कुछ खास रोल है नहीं। अब उनका ऐसा कहना था, मतलब रघुराम शेट्टी का क्या कहना था कि जो KMM शेट्टी को ये जो जगह दी गई थी, मतलब ये जो टेनेंट था नुराली बाबुल का, इसका जो बिजनेस है होटल का, वो टेक ओवर किया था PA डांगे ने। ओके, और इसका जो है इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट भी हुआ था। अब PA डांगे ने विद द कंसेंट ऑफ KMM शेट्टी, अब PA डांगे ने KMM शेट्टी से PA डांगे ने लिया, अब PA डांगे ने दिया आगे रघुराम शेट्टी को होटल बिजनेस। ओके, वही होटल बिजनेस जो यहाँ पर हमने मेंशन किया है ना, रामाकृष्णा हिंदू होटल, तो यही होटल बिजनेस। तो अब
KMM शेट्टी ने पीए डांगे को दिया, पीए डांगे ने आगे रघुराम शेट्टी को दिया विद द कंसेंट ऑफ KMM शेट्टी। अब KMM शेट्टी के कंसेंट के साथ, मतलब इसको भी बताया, इसने भी हाँ कर दिया KMM शेट्टी ने कि ठीक है आप आगे जो है रघुराम शेट्टी को दे सकते हो ये बिजनेस संभालने के लिए, होटल देखने के लिए, सारा होटल का कामकाज। तो यहाँ पर एक अग्रीमेंट भी हुआ था और जो एक्सक्लूसिव पोजीशन है इस पर्टिकुलर होटल का ये किसके पास था, रघुराम शेट्टी का। और ये जो बात थी, मतलब ये जो एग्रीमेंट वगैरह हुआ था, तो यहाँ पर रघुराम शेट्टी जो है KMM शेट्टी को रॉयल्टी भी पे कर रहा था। एंड इस सब बात का जो है नॉलेज पेटिशनर को था, यानी नूराली बाबुल को था। फिर भी जो सिविल सूट उन्होंने फाइल किया था फॉर द डिक्री ऑफ एविक्शन, उसमें कहीं पे भी रघुराम शेट्टी का नाम नहीं था। देखिए यहाँ पे ये 5 नाम थे ना, पहले सिविल सूट में इनके खिलाफ था कि इन्हें खाली करवाने के लिए बोल दिया जाए, पर यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी रघुराम शेट्टी का नाम नहीं था। तो अब यहाँ पर पिटिशनर जो है उन्होंने एक रिजॉइंडर दिया, मतलब एक उनका रिप्लाई जो है वो फाइल किया कि जो एविक्शन सूट था इट वाज नॉट अगेंस्ट द ओरिजिनल टेनेंट KMM शेट्टी ओनली बट ऑल्सो अगेंस्ट PA डांगे, VA डांगे एंड 2 अदर्स। तो यहाँ पे पिटिशनर क्या कहते हैं कि जो एविक्शन सूट मैंने फाइल किया था वो बस KMM शेट्टी के खिलाफ नहीं था, बट बाकी जो उन्होंने सबलेट कर दिया था दूसरे लोगों को उनके खिलाफ भी था। तो PA डांगे का भी यहाँ पे नाम मौजूद है, मतलब PA डांगे ने आगे वो प्रॉपर्टी जो है रघुराम शेट्टी को दी है। तो और उसका नॉलेज अगर KMM शेट्टी को भी है, क्योंकि अग्रीमेंट में अग्रीमेंट हुआ है इन दोनों के बीच में, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, तो डेफिनेटली KMM शेट्टी ने जो है वो वहाँ पर ब्रीच किया है अंडरटेकिंग। तो अब KMM शेट्टी जो है उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट जो है वो फाइल किया। उन्होंने क्या कहा कि नीदर PA डांगे nor VA डांगे ever stated that they had parted with possession to the second respondent, that is रघुराम शेट्टी। मतलब इस पर्टिकुलर अभी केस में जो सेकंड रेस्पोंडेंट है वो कौन है, रघुराम शेट्टी। तो KMM शेट्टी ये कह रहे हैं कि कभी भी PA डांगे या फिर VA डांगे ने ऐसा कभी कहा ही नहीं है कि दे हैव पार्टेड विद देयर पोजीशन, और वो जो पोजीशन है उन्होंने सेकंड रेस्पोंडेंट यानी रघुराम शेट्टी को दे दिया है। तो और उन्होंने ये भी कहा कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट PA डांगे, VA डांगे हैड रिटर्न्ड द बिजनेस विद द प्रेमाइसेस, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो मतलब जब अपील पेंडिंग थी ना, तब उस दरमियान जो PA डांगे और VA डांगे हैं इन्होंने क्या किया है कि सारा जो बिजनेस है वो मुझे रिटर्न कर दिया है, सारे जो प्रीमाइसेस है वो मुझे सौंप दिए हैं, अलॉन्ग विद द फर्नीचर्स एंड वॉट एवर इक्विपमेंट्स अदर, जो भी सारी चीज़ें थी ना बिजनेस में जो यूज़ की जाती थी उनके, वो सारा मुझे रिटर्न कर दिया है। एंड हेंस आई एम द ओनली सोल पोजेसर ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग, ऐसा KMM शेट्टी का कहना था। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, एक तो जो KMM शेट्टी है यहाँ पर इन्होंने जब पहले अंडरटेकिंग दिए है ना, यहाँ पर देखिए इन्होंने अंडरटेकिंग दिया, तो यहाँ पे जो 17 लोगों के नाम दिए थे, तो यहाँ पर कहीं पे भी रघुराम शेट्टी का मेंशन उन्होंने किया नहीं है, रघुराम शेट्टी के बारे में उन्होंने नहीं कुछ बताया है। तो डेफिनेटली यहीं पे ब्रीच तो हो गया है उन्होंने, क्योंकि अंडरटेकिंग दे रखा था, इसमें कोर्ट ने भी उन्हें डायरेक्ट किया था ये कंडीशंस पे। तो यहाँ पे रघुराम शेट्टी का तो कुछ ये ही नहीं है, मतलब मेंशन ही नहीं किया गया है। और जब डिक्री आ चुकी है, अब देखिए 1989 में ये फिर से सूट फाइल हो रहा है, दिस पर्सन इज कमिंग एंड फाइलिंग अ सूट 1989 में। और 1989 हमने देखा कि 31 मार्च 1989 को जो प्रेमाइसेस है, जो सारा प्रॉपर्टी है वो खाली करके इन्होंने नूराली बाबुल को देना था। तो यहाँ पे यही है इशू हमारा कि वेदर द ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन बाय द टेनेंट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और नॉट। तो यहाँ पर जो ब्रीच हुआ है अंडरटेकिंग का, तो क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग ये हमने पहले भी एक केस में हमने देखी है, इस तरह की एक सिमिलर केस, मतलब जहाँ पे ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग हुआ था। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर, न्यू व्यूअर हो चैनल के, तो आई विल मेंशन द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसे ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए ये कहा कि जो फर्स्ट रेस्पोंडेंट है इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग कंटेम्प्ट बाय विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द अंडरटेकिंग गिवन बाय हिम। तो फर्स्ट रेस्पोंडेंट मतलब कौन अभी यहाँ पर, KMM शेट्टी। तो वो जो है ही इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग कंटेम्प्ट बाय विलफुल डिसोबीडियंस, देखो विलफुल डिसोबीडियंस हुआ है यहाँ पर। और
Accordingly, Supreme Court convict him and sentence him to pay a fine of ₹500 within the period of 4 weeks. अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा है कि आप ₹500 जो है वो आप फाइन जो है वो पे करेंगे, और वो भी कब 4 वीक्स के अंदर, और अगर आप वो नहीं पे करते हो तो आपको आगे सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है 1 मंथ की जो है वो होगी। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा, कोर्ट डायरेक्टेड टू डिलीवर वैकेंट पोजीशन ऑफ द प्रेमाइसेस टू द पिटिशनर। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये डायरेक्ट किया कि एविक्ट ऑल द पर्सन्स इंक्लूडिंग द सेकंड रेस्पोंडेंट। अभी सेकंड रेस्पोंडेंट मतलब कौन? रघुराम ए शेट्टी, जो बोल रहा था कि ये डिक्री मेरे खिलाफ आप नहीं, मतलब यू कांट एग्जीक्यूट दिस डिक्री ऑफ एविक्शन अगेंस्ट मी। तो उसके खिलाफ भी मतलब कोर्ट ने कहा कि इसको भी आप वहाँ से खाली करवाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप पुलिस की भी हेल्प लेंगे। तो आई होप आपको ये जो केस है ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, टाटा बाय बाय, टेक केयर।